अस्सलामुअलैकुम, जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में आज भी एक मैच हुआ जिसमें मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडी को शिकस्त दिया है। यूं कहिए कि रावलपिंडी को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे पहले इस्लामाबाद के हाथों शिकस्त हुई और आज मुल्तान के हाथों शिकस्त हुई। यानी कि मुसलसल रावलपिंडी जो नई टीम इस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने मैच जीतना कैसे है, मैच जीता कैसे जाता है। और यूं लगता है कि जैसे रावलपिंडी की टीम बिल्कुल कलरलेस है, कोई उसमें उस तरह से जान नज़र नहीं आ रही, कोई फाइट नज़र नहीं आ रही, बाकी टीमों से थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है। कहा जाता है नई टीम है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी परफॉर्मेंस पहले से अबतर होती जा रही है। मुल्तान सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर भी पहले नंबर पर आ गई है, यानी कि उसने अब तक 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 में कामयाबी हासिल कर रखी है, जबकि रावलपिंडी की टीम 7वें नंबर पर मौजूद है। 4 मैचेस के लिए 4 के 4 शिकस्त, यानी कि रावलपिंडी का मुकाबला चल रहा है कि क्या उसने 8वें नंबर पर आना है नीचे से या 7वें नंबर पर। यानी कि नीचे से पहले नंबर पर आने के लिए उसका हैदराबाद के साथ मुकाबला चल रहा है। इस मैच पर कुछ बात करेंगे कि आखिर रावलपिंडी की टीम के साथ क्या चल रहा है, आज किसने क्या किया। हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद होगा, बल्कि मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मुश्तबा हसन। मुश्तबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं अहमद कुरैशी और इसी तरह से उनके साथ हैं हमाद सिद्दीकी साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद भाई, आपसे आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। सर, वंस अगेन रावलपिंडी बॉयज़ ने वही किया जो मुसलसल कर रहे हैं। आपको लगता था कि 182 का जब हदफ दिया था, टारगेट दिया था, तो कोई कहीं पर आपने सोचा था कि आज शायद रावलपिंडी जीत जाए? थैंक यू रुलमान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि 200 से कम जो भी टोटल होता है वो चेजिंग टीम समझती है कि कंफर्टेबल है, चेज किया जा सकता है। और मुल्तान सुल्तान जो कि इतने अच्छे पर्पल पैच में है, मासवा एक मैच जो कि 13 ओवर का मैच हुआ अगेंस्ट लाहौर कलंदर, तमाम मैचेस आपको नजर आता है कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज इनकी। पिछले मैच कल के मैच में भी 6 विकेटों से और आज भी 7 विकेटों से। और बेशक दूसरी टीम ने आज 182, कल 166 था, आज 182 हुआ, ज्यादा रन हो गए कल के मुकाबले में। लेकिन इनके पास वो मेथड है। अगर हम ओपनिंग की बात करें, लेट से आज पावर प्ले में दूसरी मर्तबा स्टीवन स्मिथ जो है वो इनसाइड पावर प्ले आउट हुए, लेकिन उसके बाद से जो दूसरी विकेट की पार्टनरशिप थी बिटवीन साहिबजादा फरहान एंड जॉश फिलिपी, एक और 110 रन की पार्टनरशिप, तो उन्होंने बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप, छोटी पार्टनरशिप हो तो आपको लगता है कि मैच जीत जाएगा, लेकिन जब एक 100 से बड़ी पार्टनरशिप हो जाए और आपको 200 से कम टोटल चेज करना हो तो मैच आपके बैट में होता है। और हमने देखा बाद में शान मसूद ने कितना अच्छा फिनिश किया, और शान मसूद की एक स्टेटमेंट भी आई है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से वो T20 खेलना चाहते हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट ये समझे कि वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में कहीं सेटल हो सकते हैं। कल जो आपने बात की पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में जरूरत है, तो शान मसूद भी कंसिस्टेंसी के साथ मिडिल ऑर्डर में उनके पास वो गेम प्लान मौजूद है। जहां चौके छक्के लगाने तो वो भी लगा लेते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है, स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेल रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए अगर मुल्तान सुल्तान की, तो कल हमने देखा था कि अराफात मिन्हाज और आज फैसल अकरम, इन दोनों ने आज में 6 आउट किए, तो इनके स्पिनर्स बहुत अच्छे बॉल कर रहे हैं। नवाज और एस्टन टर्नर इसके साथ हैं। फास्ट बॉलिंग की जाए, पीटर सिडल अच्छे बॉलिंग है। ऑन दी अदर हैंड रावलपिंडी जो पिक बहुत अच्छी की थी, मोहम्मद आमिर एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं, नसीम उनके साथ थे, रिशद हुसैन राइट आर्म लेग स्पिनर बहुत अच्छे थे, फिर डैरल मिचेल को इन्होंने पिक किया था। मतलब पिक अगर देखी जाए तो बुरी पिक नहीं थी, लेकिन किस्मत नहीं है कि रिजवान की, कल हमने बात की 18 में से 17 मैच, आज 19 में से 18 मैच वो हार चुके हैं। शायद कहीं ना कहीं उनकी जेल नहीं हो पा रही टीम। अगर टोटल इतना बोर्ड पे लगा भी रही है, 200 से ज्यादा भी लगाया, वो भी चेज हो गया, 199 भी चेज हो गया, 182 भी चेज हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इनकी बॉलिंग तो वीक है ही है। और रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर भी सवालिया निशान है कि कब कहाँ चेंजेस लानी है, क्या फील्ड प्लेसिंग करनी है। मैच अगर इस तरह खेलते रहेंगे तो दूसरी टीम तो जीतती रहेगी, तो आपको एग्रेसिव माइंड बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कि उनकी कैप्टनसी का भी मसला है। आज दिखाएं जी, मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स हैं आपके पास आज के, बल्कि ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट के दिखा दें, ताकि हम इस पर बात करें कि रिजवान टूर्नामेंट में कर क्या रहे हैं। अब तक उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं और इन 4 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस क्या है। मोहम्मद रिजवान रावलपिंडीज टीम के कैप्टन भी हैं। 4 मैचेस में 83 रन हैं, 20 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट उनका 125 का है। और 50 सेंचुरी कैसे हो सकती है जब 4 मैचेस में सिर्फ 83 ही रन हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने थोड़े थोड़े करके बेचारों ने 83 रन कर लिए हैं। अहमद कुरैशी साहब, सर मैं चाहता हूं कि आप खुसूसन रोशनी डालें ज़रा मोहम्मद रिजवान पर, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी रोशनी डालेंगे उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर, उनकी कैप्टनसी पर। रावलपिंडीज़ की टीम को वो लीड कर रहे हैं
और लीड ऐसे कर रहे हैं कि 4 के 4 मैचेस हार गए हैं वो। लुकमान मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस और कैप्टनसी पे जो अंधेरा छाया हुआ है, मैं जितनी भी रोशनी डाल लूं अंधेरा वो मुझे लगता है कायम ही रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर मेरे रोशनी डालने से कुछ होता तो मैं पिछले 4 मैचेस में भी रोशनी डालता रहा हूं, लेकिन वो अंधेरे में ही रहना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। हम्म। परफॉर्मेंस भी विद द बैट आपके सामने है, कैप्टनसी भी आपके सामने है। वही बात है कि सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद जाहिर है जब कप्तान ही ढीलेपन का मुजाहरा करेगा तो बाकी प्लेयर्स ने क्या परफॉर्मेंस दिखानी है। सो आई थिंक ये पिंडी इतना बड़ा शहर है और बहुत सारे लोगों की जो है ना वो तो क़ुव्वात काफी हाई थी पिंडी की इस टीम से। तो अगर रिजवान साहब का दिल नहीं था खेलने का या दिल नहीं था पीएसएल में अपनी पार्टिसिपेशन फुल तरीके से देने का, तो फिर मेरे ख्याल में किसी बेहतर प्लेयर को आने देते। क्यों उन्होंने, मुझे नहीं समझ आती कि हम पे ये एहसान कर दिया कि कप्तानी ले ली। और ऐसा नहीं है कि टीम उनकी मर्जी की नहीं है, क्योंकि ड्राफ्टिंग में वो बैठे हुए थे साथ और पेश पेश थे अपनी भी जो उनकी आउटपुट है वो देने में। सो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वही बात है कि आप एक तरफ पीसीबी को कहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा, मुझे बताएं आपने मुझे टी20 के स्क्वाड से बाहर क्यों किया, वनडे की कप्तानी मुझसे क्यों ली, और दूसरी तरफ आपकी परफॉर्मेंस का ये हाल है। आपको तो उल्टा इतना जबरदस्त परफॉर्म करना चाहिए था कि जिन्होंने बकौल आपके अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो उनको तो पब्लिक कहीं का ना छोड़ती। अब तो बल्कि पब्लिक उल्टा उनको अप्रिशिएट कर रही है कि अच्छी बात है कि आपने इनको टाइमली वनडे की कप्तानी से भी फारिग किया है और टी20 के स्क्वाड से भी फारिग किया है। और ओवरऑल भी आई थिंक अब जिस तरह यासिर खान है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस से कुछ नहीं होता, आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम टॉप 4 में फिनिश करे या फाइनल खेले या ओवरऑल पीएसएल जीते। सो आई थिंक ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। मोहम्मद आमिर ने आज 2 विकेटें ली, लेकिन 10 की इकॉनमी से उनको भी रन पड़े हैं। सही। बाकियों की आप इकॉनमी देखें तो किसी की 12 किसी की 15। तो वही प्रॉब्लम है कि 180, पहली बात तो ये है कि इस विकेट पे मैं नहीं समझता कि इनफ है, 200 प्लस होना चाहिए था। लेकिन 200 प्लस अगर होता भी तो पीछे 22 बॉल्स रहती थी, तो आपकी बॉलिंग अच्छा, इतनी मुझे ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अब हमाद भाई भी यही बात कह रहे हैं कि 200 प्लस होना चाहिए था। मुश्तबा साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद रिजवान की हमेशा ख्वाहिश रही है कि वो ओपनिंग करें। यहाँ तो सर पूरा मौका है, कैप्टन भी आप हैं, बतौर ओपनर भी आप आ रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर इस पर शुरू में बात करना चाहता हूँ, फिर आगे चलकर हम बात मजीद भी करेंगे। क्या चल रहा है मोहम्मद रिजवान के साथ? अहमद भाई और हमाद भाई के साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया एक शो के अंदर कि मुझे ये तासुर मिलता है उनको देख कर कि जैसे वो थोड़ा सा इररेलेवेंट शो कर रहे हैं अपने आप को। मतलब जैसे एनर्जेटिक पहले नज़र आया करते थे, कभी वो चीज़ नहीं है। हार जीत अलग है, अच्छी परफॉर्मेंस होना या बुरी परफॉर्मेंस होना वो एक अलग बात होती है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान के अंदर वो एनर्जी नज़र आ रही होती है, लगता है कि यार ये कुछ करना चाह रहा है, वो चीज़ उनके अंदर नज़र नहीं आ रही। मुझे एक तासुर मिलता है, हो सकता है वो मैं गलत हो सकता हूँ, एक तासुर की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे हैं सर मोहम्मद रिजवान, कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, रिजवान की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट सीज़न जो था वो उसने मुल्तान सुल्तान की कप्तानी में भी तकरीबन 10 मैच हारे थे, 4 मैच ही आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि उसे पिंडी में आकर पिंडी इस सीज़न में कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही उससे। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान जो है वो पहले राउंड में बाहर हुआ था, रिजवान की कप्तानी में हुए थे। उस वक्त हमें ये लगता था कि रिजवान क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2021 और 22 का जो दौर था वो उसका पीक दौर था। उसके बाद क्रिकेट चेंज हुई है। उसके बाद पहले स्कोर होता था टी20 का 160, 70, 180 के आसपास, जब ये रिजवान, बाबर, इस तरह के जो प्लेयर थे ये चल जाते थे। अब मिसफिट हो चुके हैं इसलिए क्योंकि अब टी20 में स्कोर जो है वो 200 प्लस 220, 230 के आसपास जाना शुरू हो गया, जिसके बाद प्लेयर बैट्समैन का जो स्ट्राइक रेट है वो एटलीस्ट 150 टू 160 होना चाहिए, तब आप टी20 में अपने आप को फिट समझेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया अपने आप को, रिजवान ने, बाबर ने और कई ऐसे हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो इस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर सके। अब रिजवान के साथ हो क्या रहा है कि वो तेज़ खेलने जाते हैं तो आउट हो जाते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं। अब उनसे स्कोर तो हो नहीं रहा। कप्तानी उनकी वैसे सवालिया निशान बन चुकी है क्योंकि तकरीबन जैसे भी बताया था 19 में से 18 मैच जो है वो हार चुके हैं। फिर पाकिस्तान की कप्तानी भी ली गई, टीम से भी निकाला गया। दिल बर्दाश्ता भी थोड़े से नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन उनकी इस दिल बर्दाश्ता होने में उनकी अपनी गलती है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। कोई ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि चले यार इनको वापस ले आए टीम में, क्योंकि हमारे पास और कोई कीपर इस वक्त नहीं है। उस्मान खान एक कीपर है, लेकिन वो ऐसा कीपर है कि ना उससे बैटिंग होती है और ना उससे अच्छी कोई विकेट कीपिंग होती है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। फिर हमने मजबूरन वर्ल्ड कप में भी उसी को लेके गए। रिजवान के हम साथ नहीं ले गए। बाबर आजम की बात जहाँ करते हैं, हम हमेशा से बाबर आजम को कहते थे कि वो वर्ल्ड कप में क्यों गए, तो बाबर आजम ने चलो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से परफॉर्म किया था, जिसकी बुनियाद पर हम कहते थे कि वो वापस टीम में आ गए।
हालांकि देखा जाए तो दोनों की जगह नहीं बनती थी। पीएसएल में जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को हम कभी भी एक साथ नहीं जोड़ सकते। फिर टी20 की बुनियाद पर हमने सिलेक्शन करते होते हैं, वनडे की बुनियाद पर सिलेक्शन करते हैं T20 टी20। ये हमारा अलमिया है और ये सारा कुछ चल रहा है। हमारे सिद्दीकी साहब, सर जब हम इनकी बॉलिंग की बात करते हैं, आपने पहले भी इस पर थोड़ी सी बात की है रावलपिंडी की, बल्कि मैं उससे पहले ये चाहता हूँ कि बाकी टीमें जैसे हम बात करते हैं ना कि फरहान बतौर ओपनर आते हैं, रन्स कर रहे हैं, इनके ओपनर्स रिजवान उनको अपनी मर्जी की स्लॉट मिली हुई है, इसके बावजूद वो रन्स नहीं कर रहे। बाकी यासिर खान ने भी कुछ इनिंग्स अच्छी खेली, मिली जुली परफॉर्मेंस है, ना बहुत बुरी है ना बहुत अच्छी है। कामरान गुलाम ने 24 पर 35 किए हैं, अब्दुल्ला फजल ने 8 पर 14 किए हैं, डैरुल मिचेल 12 पर 17 किए हैं, सैम बिलिंग ने आकर काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है। क्यों नहीं कर पा रहे? अगर आपके सामने आपको पता है कि इस पिच पर आपने 210 करना है या 200 करना है, तो क्या आप समझते हैं इसके बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत है इस टीम के? देखिए 4 मैचेस हो गए, बिल्कुल बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है। इतना लंबा टूर्नामेंट है नहीं, आपने 10 मैचेस खेलने हैं, तकरीबन आधे नंबर ऑफ मैचेस आप खेल चुके हैं बिल्कुल। और आप नहीं कर रहे मात्र एक मैच के, जहां यासिर खान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद भाई कंसिस्टेंसी का इशू आ जाता है। तो मैं बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देखें इनके बेंच में और कौन से ऑप्शन मौजूद है, उनको यूटिलाइज करें या थोड़ा शफल करें। रिजवान अगर एज एन ओपनर नहीं क्लिक कर रहे तो नीचे भी जा सकते हैं और किसी और को प्रमोट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नीचे जाएं और फिर वो बहुत ही नीचे चले जाएं अहमद भाई, यानी कि फिर अगला मरहला दूसरा शुरू हो जाएगा कि वो बाहर ही हो जाएंगे? नहीं, थोड़ी बैड लक भी हो सकती है। हाँ। देखें, आप ये कह दें कि उनको चाहिए कि और कोई यंगस्टर उनकी जगह पर मौजूद है तो उसको मौका दे दे, खुद थोड़ा रेस्ट कर लें, ये ज्यादा बेटर हो सकती थी। कैप्टन है, रेस्ट ना करें। हाँ। आप नीचे के नंबर पे जाके वेट कर सकते हैं, जहां आपकी जरूरत है वहां जाके बैटिंग करें। ऊपर किसी यंगस्टर को मौका दे दें और उनको फ्री हैंड दें। देखिए यंगस्टर को मौका देके उसके ऊपर तलवार लटकती रहेगी तो नहीं। यंगस्टर को तो आपने दे दिया कि बेशक तुम फेल हो, तुम अपनी नेचुरल गेम करके दिखाओ। देखिए जब हम कहते हैं ना अपनी गेम को मोल्ड करो, चेंज करो, तो नेचुरल गेम खत्म करके वो जबरदस्ती वो बनने की कोशिश करता है जो नहीं होता, और उसमें ज्यादातर वो हो जाता है। अभी इस लीग में अगर मुझे खुशी क्या हो रही है कि कंपटीशन किसका नजर आ रहा है, साहिबजादा फरहान और समीर मिन्हास, पाकिस्तान के ही दोनों यंगस्टर्स। इसी तरह बॉलिंग में जेसन होल्डर हाईएस्ट विकेट टेकर नजर आ रहे थे। अभी आपको पाकिस्तान के बॉलर्स, और वो भी अबंडेंस में, हमेशा से हम फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करते थे, अब हमने स्पिनर अच्छे क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी यंगस्टर्स। देखिए सीनियर अबरार, शादाब, नवाज के अलावा अब यंगस्टर्स के 5-6 नाम आपके पास आ जाते हैं। तो पूल ऑफ प्लेयर्स पाकिस्तान बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। इस पाकिस्तान सुपर लीग कराने का मकसद यही है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस और खुल जाएं, कि हमने सेट ऑफ प्लेयर्स लेकिन के वो साथ प्लेयर्स साथ सारे के सारे सर जो आ रहे हैं ना, वो सारे मुल्तान सुल्तान्स ने रख लिए हुए हैं, बाकी तो रिजवान साहब रह गए हैं बाकियों के पास तो। अच्छा अहमद नहीं, जी ये तो उनकी मैनेजमेंट को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनकी मैनेजमेंट को, कि उन्होंने बहुत अच्छी पिक की है। ये हर किसी के लिए ओपन ऑप्शन था, ये तो अब जिसने पिक किया उसको फिर आप इल्जाम भी दे दें। बिल्कुल, ये क्रेडिट भी जाता है मुल्तान सुल्तान्स को कि उसने यंगस्टर्स पर इन्हिसार भी किया है। उसने ये नहीं कहा कि बहुत बड़े नाम ही हों तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उनके पास बड़े नाम भी कुछ हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यंगस्टर पर इन्हिसार किया है। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, सर कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंज करने की ज़रूरत है रावलपिंडी को? कुछ आपको लगता है कम बैक कर सकती है, या फिर अब बात ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गई हुई है? नहीं, मेरे ख्याल में बैटिंग से ज्यादा वही बात है कि इशू बॉलिंग का है, क्योंकि अगर आप देखें तो 180, 190, 200 इस तरह के राउंड अबाउट रन्स पिंडी की टीम करती रही है, ऑल दो कि इनफ नहीं है, लेकिन आप भी अगर 200 प्लस 210 भी अगर कर लेते तो पीछे आप देखें ना कि 22 बॉल्स रहती थी, तो वो 200 तेज हो जाना था। प्रॉब्लम मेरे ख्याल में एक्चुअल ये है कि आपकी जो है वो बॉलिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं करके दे रही। अब आप देखें कल के मैच में मैं थोड़ा सा जी हमाद भाई, जी सॉरी मैं आपकी बात को काटूं, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखिए 180 जब किया ना तो दूसरी टीम बड़ी कंफर्टेबल थी। जब हम कह रहे हैं 200 भी चेज हो जाएंगे, 200 का प्रेशर होता है, तो 180 में एक आध ओवर अगर आप अच्छा कर लेंगे तो रिक्वायर्ड रन रेट इंक्रीज हो जाता है। तो 200 करके बोर्ड पे लगाएं और फिर अपनी बॉलिंग को चेक करें। आप कह रहे हैं 180 में कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि जी टारगेट कम है, ठीक है, मजे में खेल लेते हैं, जीत जाएंगे। जी अहमद साहब ये कह रहे हैं हमारे साहब।
देखें, कल आप अगर देखें तो अरफात मिन्हास ने और मोहम्मद नवाज ने, उनकी बॉलिंग ने मुल्तान सुल्तान को मैच जिताया। आज ठीक अगर है। आप देखें तो फैसल अकरम ने 4 विकेट्स ली, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो बिल्कुल समझ लें कि प्रूवन है कि यहाँ पे स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पिनर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, अपनी टीम्स को मैचेस जिता रहे हैं। ठीक है, हैदराबाद के केस में भी मैंने यही बात की थी कि सैम के को वो बहुत लेट यूज करते हैं। सैम और माज सदाकत के अलावा उनके पास कोई प्रॉपर उस तरह से स्पिनर नहीं है। और पिंडी की टीम में भी अगर आप देखें तो स्पिनर्स भी डिलीवर नहीं कर रहे, फास्ट बॉलर्स भी मार खा रहे हैं, रन्स की लीकेज भी इतनी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बैटिंग से ज्यादा आई स्टिल बिलीव कि इनकी बॉलिंग का इशू है। और सबसे मेन चीज ये है कि देखें, जो जितने भी प्लेयर्स हैं, ये कप्तान का काम होता है कि टीम को उठा के रखे इस तरह की सिचुएशन में। रिजवान की मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो जिस तरह लास्ट टाइम उनकी मुल्तान सुल्तान से एक वीडियो आई थी कि आज हम चैंपियंस वाली बात करेंगे, और फिर आई थी ये पता नहीं यस इज अ टू और ये वो। तो मेरे ख्याल में वो जलसा ना समझें इसको, या कोई पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी ना समझें, ये क्रिकेट है। बातें जितनी अच्छी करते हैं उतनी अच्छी क्रिकेट खेलने पे भी ध्यान दें। और ठीक है, आप जो है मोटिवेट करने के लिए स्पीच करते हैं टीम को, लेकिन अब आप सारा अपना जो फोकस है, ये फुल टाइम अपनी जॉब जो है ना एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ना समझें। आपका जो काम है आपको वो करना चाहिए। एज अ कैप्टन भी अगर आप देखें तो इस पीएसएल में जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि पिछले कितने पीएसएल में उन्होंने कप्तानी की या पाकिस्तान की कप्तानी की, वो बड़े एनर्जेटिक नजर आते थे, इन्वॉल्व रहते थे हर एक प्लेयर के साथ। लेकिन इस बार वो चीज नजर नहीं आ रही, ना वो बॉडी लैंग्वेज है ना वो एनर्जी है। तो पता नहीं रिजवान कर क्या रहे हैं पीएसएल में और रावलपिंडी की टीम में। चलें सर, मुश्तबा साहब आपको पता है कि रावलपिंडी की टीम क्या कर रही है, या यूं कह लें कि सर ये कैसे हो सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? क्या करना चाहिए रावलपिंडी को आपके ख्याल में, आपकी राय में? लुकमान में मेरे ख्याल से रावलपिंडी ने 214 रन बनाए थे और वो भी मैच उनको शिकस्त हुई थी। तो सुभान अल्लाह, बैटिंग का मसला नहीं है। बात कर दी है। हमारे साथ 214 रन बनाए थे, वहां पर भी फेंडा लग गया सर। बैटिंग का अगर इशू होता तो 214 रन ना बनते। 180 भी कोई T20 में इतना छोटा स्कोर नहीं है कि आप कहें कि बड़ा इजीली चेज हो जाएगा। बॉलिंग जो है ना, हमेशा जो टूर्नामेंट जो आपको जिताता है वो बॉलर जितवाते हैं। इनके पास मैच विनर बॉलर कौन है? मोहम्मद आमिर, जो अब अपने कैरियर को बिल्कुल इख्तिताम हो चुका है। साल में इसने एक पीएसएल खेलना होता है, उसके बाद वो साल पूरा जो होता है वो रेस्ट करता है और कोई मैचेस उसके ना डोमेस्टिक खेलना है ना इंटरनेशनल खेलना है, बस पीएसएल आएगा तो खान जब अपने गांव जाते हैं वहां भी मैच खेलते हैं बच्चों के साथ। बच्चों के साथ खेलते हैं। बच्चे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। फिर उनका काम है सिर्फ टीवी पे आके बोलना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप बताएं, मोहम्मद आमिर अपनी बॉलिंग पे जरा अगर उनको बिठाएं प्रोग्राम में कि बताएंगे अपनी बॉलिंग पे क्या कमेंट्री करेंगे वो, तो वो तब जो बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर वो कर नहीं पा रहे रावलपिंडी के लिए जिनके लिए उनको सेलेक्ट किया गया था। नसीम शाह इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं और इस तरह अब उनकी जो बॉलिंग है वो उस तरह तगड़ी नजर नहीं आती। मोहम्मद आमिर चले हम थोड़ा सा कह लेंगे निस्बतन बेहतर बॉलर है। अब बेहतर बॉलिंग करना शुरू हो गया। आज भी अच्छी बॉलिंग की है, कल निस्बतन मतलब पिंडी के अगर बॉलिंग को आप देखें तो निस्बतन बेहतर बॉलर है। ओवरऑल अगर आप देखें ना टॉप विकेट टेकर्स में ना इकॉनमी उसकी इतनी कोई अच्छी है खासी। आज भी 10 रन की इकॉनमी से रन दिए। अगर सिर्फ आप पिंडी की बात करते हैं तो उसमें अगर ऑटोमेटिक चॉइस होगी तो मोहम्मद आमिर होगी, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन नहीं बचे अब। अगर उनके साथ कोई एक ऐसा बॉलर होता जो विकेट टेकिंग का ऑप्शन होता, या कोई भी ऐसा बॉलर होता, नसीम शाह को खिलाया था तो उन्होंने विकेट नहीं उनसे ली गई। आज भी सिर्फ 3 आउट किए 17 ओवरों में, तो विकेट नहीं मिल रही। जब तक विकेट नहीं मिलेगी आपको तो आप मैच नहीं जीत सकते। बॉलर्स कुछ नहीं कर रहे भाई रावलपिंडी के, तो अभी तक कुछ अच्छा नजर नहीं आता। चले मुल्तान सुल्तान्स की बात कर रहे थे भाई, पॉइंट टेबल पर भी इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स पहले पे है। साद फरहान वैसे भी लीड कर रहे हैं। आज 68 बॉल पर उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 38 बॉल पर 68 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी जानिब से 4 चौके शामिल हैं, 5 छक्के शामिल हैं, 178 का स्ट्राइक रेट है। हमाद सिद्दीकी साहब, वंस अगेन मैं वही बात करना चाहूँगा, टीम सिलेक्शन कितना इम्पैक्ट डाल रही है इस टूर्नामेंट पर? मुल्तान सुल्तान ने इन्हिसार किया यंगस्टर्स पर, जैसे इससे पहले भी हमने उस पर बात की है। तो जो टीमें सेलेक्ट की गई हैं वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है परफॉर्मेंस में कि किसने किसको सिलेक्ट किया? जैसे आमिर की बात हुई, आमिर एक बड़ा नाम है और एक बेहतरीन बॉलर हैं, पाकिस्तान के रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं और दुनिया में अपना एक नाम रखा है उन्होंने। लेकिन अब चूंकि वो इस लाइफ के उस फेज़ में है, शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो टीमें जिन्होंने बिल्कुल नए आने वाले लड़के जिनको मुस्तकबिल करार दिया जा सकता है उन पर इन्हिसार किया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये कितना मैटर कर रही है ये चीज़ इस टूर्नामेंट में अब तक के मैचेस को लेकर? देखिए, पिक बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। आपने आमिर की बात की, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर हम देख लें इस अब तक के
लाहौर लेग ऑफ टूर्नामेंट में, फास्ट बॉलर्स की कोई इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आ रही, स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो वो टीम्स, वो मैनेजमेंट जिसने अच्छे स्पिनर्स को पिक किया है, वो कंफर्टेबल जोन में आपको नजर आ रहे हैं। इसमें कराची किंग्स की बात कर लें, मुल्तान की बात कर लें, लाहौर कलंदर की भी इवन बात कर लें, लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर्स की बात करें तो हारिस हम सबके सामने है, कितने एक्सपेंसिव हैं, शाहिन शाह अफरीदी इसी तरह। तो स्पिनर्स जिसने अच्छे पिक कर लिए ना, वो आपको मैच बआसानी जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब ये टूर्नामेंट शिफ्ट हो रहा है कराची में, तो कराची की पिच देखनी पड़ेगी कैसी है, क्योंकि तमाम टीमों ने, बल्कि अगर जल्मी की बात की जाए, उसने तो तकरीबन 8 मैच खेले, 2 ही मैच खेले, सबसे कम मैचेस खेले में। तो टीमों के पास ये नहीं कह सकते कि एंड ऑफ स्टोरी है, अब ये उनके पास मार्जिन नहीं है, आप अभी भी खड़े हो सकते हैं। एक अपना कॉम्बिनेशन वैल्यूएट करें अपने आप को, देखें आपको नजर आ गया कि फास्ट बॉलर नहीं चल पा रहे थे और स्पिनर्स का था। फिर कराची के ट्रैक रिकॉर्ड के जो हमारे लोकल जो मैनेजमेंट है ना, उन्हें तो पता नहीं कि कराची में कैसे पिचेस बनती हैं, तो वहां पे किन प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा ताकि मैच, और कितना टोटल बोर्ड पे लगाना। देखें आप अपने प्लेयर्स के जहन से ये चीज निकाल दें कि 200 प्लस 230 240 करेंगे तो हम जीतेंगे। आप लोग ये बताएं कि डिफेंडेबल टोटल क्या है। 180 डिफेंड होता है, मुश्तबा ने कहा बिल्कुल होता है डिफेंड, लेकिन उसके लिए तमाम बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को निकाल के स्पिनर्स यहाँ की पिचेस पे अच्छे होने चाहिए थे, जो कि नहीं थे पिंडी के पास। तो इस तरह आपको पिच की इवैल्यूएशन ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए अपने जहन निकालना कि मैं तो टॉस हुआ है और उसके बाद से मैं कहूँ कि जी मैंने 200 प्लस करना ही करना है, बेशक मैं 130 2 दफा 130 करके आउट हो जाते हैं, तो फिर आपके कहाँ, तो आपको एक सेंसिबल कहते ना कि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सर वो स्ट्रेटेजी वो बना नहीं ना पा रहे। अहमद कुरैशी साहब, शान मसूद को हमास सिद्दीकी साहब कुछ लम्हात पहले पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए बेहतरीन ऑप्शन करार दे रहे थे कि जो हमें मिल नहीं रहा मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन। हमने इससे पहले वाले शो में आपको पता है डिस्कशन की थी कि ओपनर्स आ रहे हैं सारे, जितने भी हमारे पास टैलेंट आ रहा है, मिडिल ऑर्डर नहीं है। शान मसूद लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि ढेरों क्रिकेट खेली हुई है इन्होंने डोमेस्टिक में। और अब क्या ये T20 में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगले अभी बड़ी दूर है T20 वर्ल्ड कप। देखें, शान मसूद को अगर हम ले आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मिडिल ऑर्डर में, और अगर वो फेल हो गए तो फिर ये डिबेट होनी शुरू हो जाएगी कि शान मसूद तो ओपनर है, उनको आप गलत नंबर पे खिला रहे हैं। जो डिबेट हमने अक्सर सुनी है बाकी प्लेयर्स के हवाले से भी, तो ठीक है यूटिलाइज किया जा सकता है। जहां आपने इतने प्लेयर्स ट्राई कर लिए, वहां शान मसूद को भी मौका दे के देख लें, और अगर आपको लगता है वो डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन देखें, प्रॉब्लम हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है वो मेरे ख्याल में ठीक है, कॉम्बिनेशन का या प्लेयर सिलेक्शन का अप टू सम एक्सटेंट है, लेकिन जो एक मेंटेलिटी है ना हमारी डिफेंसिव अप्रोच है, जो मिसबा साहब का अल्लाह भला करे अपने दौर में वो ऐसी टिक टुक वाली अप्रोच और पॉलिसी छोड़ के गए हैं कि आज तक हमारी कौम और हमारी जो क्रिकेट टीम है वो उससे निकल ही नहीं पाई। सत्यानाश करके रख दिया है उस बंदे ने कि बस सारे प्लेयर्स को इस चक्कर में लगा दिया है, अपनी एवरेज सेट करो, अपने स्कोर बनाओ, अपने माइलस्टोन अचीव करो, टीम जाए भाड़ में। खुद सारे कुछ अचीव नहीं किया है, सच ICC इवेंट वगैरह जीतने की तौफीक उनको हुई नहीं है। एक बना बनाया 2007 वाला T20 का मैच था, वो तक उन्होंने हरवा दिया। तो तब से जो है ना, वो अगर आप पॉलिसी देखें तो इसी तरह की है। क्या बाबर आजम, क्या आगा सलमान, क्या रिजवान, क्या दूसरा, क्या तीसरा, जब तक हम इस शेल में से नहीं निकलेंगे ना, जब तक हम ये देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ प्लेयर के ऊपर ये तलवार लटक ही नहीं रही होती कि जो है ना, मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो बाहर हो जाऊंगा। उनको पता है हम परफॉर्म करें या ना करें, हमें किसने बाहर करना है। यहाँ चेयरमैन चेंज हो जाएगा, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाएगी, कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाएगा। सर अब वो भी नहीं होते ना, मसला ये है अब 2 साल से अब वो भी चेंज नहीं होते। वो माजी में होता था, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई, ये हो गया, अब वो भी नहीं होते। उससे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि आपको अब इंडिया में देखें ना, आपके उनके प्लेयर्स पे तलवार लटक रही होती है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो बाहर। संजू सैमसन हो, ईशान हो, अभिषेक हो, शुभमन ऑलरेडी बाहर हो गया, तो वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जब अब सैम अयूब है, मुझे बताएं सैम अयूब क्यों परफॉर्म करे, जब उसको पता है कि इतना अरसा बगैर परफॉर्मेंस के मैं खेल गया हूँ, मैं बाहर नहीं हुआ, उल्टा मुझे बॉलिंग की वजह से रख लिया है, कल फील्डिंग की वजह से रख लेंगे। तो जब आप प्लेयर्स को हर वक्त एक वो जो है ना सिक्योर माहौल दें, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इतना भी आप सिक्योर माहौल ना दें कि टीम इनसिक्योरिटी आपको चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना, परफॉर्मेंस बेस पे चीज़ें चलनी चाहिए। जी मुश्तबा साहब,
अब बात कुछ आगे बढ़ गई है। मैंने शान मसूद का नाम लिया और बात चली गई है चेयरमैन पीसीबी तक और लेकर गए हैं अहमद कुरैशी भाई, मैं नहीं लेकर गया। वो कह रहे हैं पूरा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। बताएं सर, क्या क्या चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर हमारी क्रिकेट के साथ? सर चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से नीचे अगर आप आए थोड़ा सा तो आकिब जावेद भी एक नाम है। हाँ, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट क्या से नाम है? काफ़ी बहुत बड़ा नाम है अरसे सर। तक इतना जुड़े बड़ा हुए हैं। नाम है कि अब तो बहुत ही बड़ा नाम हो गए हैं वो। अब तो उनका नाम है, वो तो उस्मान बुज़दार बन गया। पुरानी हुकूमत में हमारे उस्मान बुज़दार थे ना, जो कुछ भी ना करे लेकिन वो वसीम अकरम प्लस थे। लेकिन यह पता नहीं कौन से वसीम अकरम प्लस है, 92 वाले या 2003 जब उनका कैरियर ख़त्म हुआ था वो वाले। अकरम माइनस है। तो जब तक ये इन खड़े वहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप समझें कि शहनशाह भी कहीं नहीं जा रहा, शादाब भी कहीं नहीं जा रहा, बाबर रिजवान भी कहीं ना कहीं टीम में एडजस्ट किए जाएंगे, क्योंकि सबको खुश रखना है। सीनियर जितने भी हैं उनको खुश रखना है, खेलना है, परफॉर्मेंस है नहीं है। साइम को ठीक है तुम बैटिंग नहीं करे तुम बॉलिंग में चलो ऑलराउंडर नंबर 1 मान के खिला लो इसको। नए लड़कों को कौन चांस देगा? नए लड़कों को तो कोई आगे नहीं दे। फ़खर जमान एक ऐसा बोल्ड प्लेयर था जो बोल सकता था, किसी भी जो गलत नजर आता था बोल देता था। वो इस वजह से आज बाहर है। वो नेशनल कप में कप्तानी कर रहा है लेकिन उसको कहा जा रहा है वो इंजर्ड है। दूसरे कहते हैं कि हमने वर्ल्ड कप से पहले कह रहे थे कि जी हमने सिलेक्शन की है तो यही टीम आपको वर्ल्ड कप जिताएगी। वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो कहते हैं कि जी न्यूजीलैंड से एक मैच बारिश की वजह से हम बाहर हो गए। भाई आपने मैच कौन सा जीता था बड़ी टीम से? मुझे कोई एक मैच बता दे किसी बड़ी टीम से जो आपने टेस्ट प्लेइंग नेशन से मैच जीता हो। श्रीलंका से तो आप आखिरी ओवर में मर के जीते हैं। 28 रन आपसे डिफेंड नहीं हुए, आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर जिनको अपने कप्तान भी बनाया हुआ है। तो जब इस तरह के नवाज़शात होंगी, नवाज जैसे प्लेयर हमारे साथ हैं, शादाब हो गया, शाहीन, बाबर, ये सारे जब तक टीम में मौजूद हैं आप बेहतरी की उम्मीद ना रखें भाई। एक ब्रेक बिल्कुल आपके पास, क्योंकि मुश्तबा ने ज़्यादा ऐसी बातें की ना तो वाकई में दिल और बैठ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मुश्तबा मजीद ऐसी बातें करे, क्योंकि क्रिकेट को थोड़ा सा हमने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज होने वाले मैच में फैसल अकरम ने 4 ओवर्स में 31 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। जी हमाद सिद्दीकी साहब, फैसल अकरम कैसी बॉलिंग करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से खेल भी चुके हैं, स्पिनर्स तो वैसे भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये कैसे स्पिनर हैं? देखिए, तीसरा स्पिनर है जो कि लेफ्ट आर्म, जिसको हम कहते हैं ना चाइना मैन, अनऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर है, लेकिन साथ साथ चाइना मैन भी करते हैं। तो वैरायटी बहुत है। सुफियान मुकीम बिल्कुल यही बॉल करते हैं, सीधा मोमिन कमर भी हैं, और अब ये फैसल अकरम। तो 3 एक ऐसी क्वालिटी के बॉलर हमारे पास आ गए। अगर अराफात मिन्हाज की बात की जाए तो वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, वो चाइना मैन नहीं करते। तो जो बॉलर चाइना मैन भी करता है, जिस तरह सकलैन मुश्ताक की बात कर ले, ऑफ स्पिन के साथ दूसरा करते हैं, तो बैट्समैन के माइंड के साथ खेल रहे हैं। बैट्समैन अगर उनके पाम से बॉल को नहीं पिक करता तो वो फिर एट सी नजर आता है। वो आपको नजर आता है कि वो शॉट नहीं खेल पा रहा, अब वो जज नहीं कर रहा, बॉल दूसरी तरफ टर्न हो जाती है। तो ये बड़ी क्वालिटी है, मैं कहूँगा बॉलर के पास, जो चाइना मैन भी बॉल करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, फिर आर्म बॉल भी करना उनको आता है, जो एंगल के साथ बॉल ड्रिफ्ट करता है, अंदर की जानिब आता है। तो ये वैरायटी है। और इसके साथ साथ अपना लूप जो बनाते हैं, फ्लाइट के साथ बैट्समैन को रिसीव करना। देखिए, स्पिनर अगर बैट्समैन को क्रीज से बाहर नहीं निकाले, क्रीज से बाहर निकालने का मतलब है कि बैट्समैन को ड्राइव खिलाए। ड्राइव खिलाने का मतलब आगे बॉल कर रहा है। लेकिन अगर स्पिनर पुल खा रहा है या कट खा रहा है तो वो शॉर्ट पिच, वो पुअर बॉलिंग कहलाती है। फिर कैप्टन कान पकड़ लेता है कि मैं तुम्हारे लिए फील्ड सेट नहीं करता, मैंने तुम्हें 5 और 4 की फील्ड या 6 और 3 की फील्ड सेट करके दी है। 6-3 का मतलब है कि तुम ऑफ स्टंप पे उसको बैट्समैन को ड्राइव खिलाओगे। यहां से अगर वो क्रॉस करेगा तो हर बॉल नहीं उसके पिक होगी, टॉप एज लग सकता है, आप गैम्बल कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं विकेट को। तो ये एग्रेसिव माइंडसेट है। मैं कहूंगा फैसल अकरम की जो बॉलिंग है बहुत अच्छी। और एक ट्वीट शोएब मलिक की आई थी कि ये जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, इनको खुदारा इन कोचेस से बचा के रखें, जो सेट ऑफ कोचेस अभी है, ये इनकी गेम को खराब कर देंगे। लेकिन मैं इससे डिफर करता हूं। ये आप उन कोचेस की बात तो नहीं कर रहे जो एनसीए में रखे हुए हैं? देखिए, ओवरऑल जो एक्शन चेंज कराते हैं बॉलर का कि भाई ये ठीक नहीं है, इस तरह कर लो, उसके बाद तबाही फिर जाती है। आप कोचेस को किसी ना किसी क्राइटेरिया के बाद रखें। आप इसी तरह शुरू हो जाए ना, और रखने के बाद उसको पूरा टाइम दें। ये नहीं कि एक सीरीज के बाद आपने उसको हटा दिया, तो ये भी उसके साथ है। तो इस तरह आप कभी भी सेटल नहीं कर सकेंगे जो भी सेटअप आप लेना चाहें, जब हम कंसिस्टेंट। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है अहमद कुरैशी साहब, वो कोचेस जो है ना, जो जिनकी बात हमाद सिद्दीकी साहब या शोएब मलिक साहब शायद करना चाह रहे हैं,
उनको कोई हटा नहीं पाता, वो मुस्तकिल रहते हैं। और वो कोचेज़ जो हम दुनिया भर से कहीं ना कहीं से घूम घाम के लेकर आते हैं ना, उनको हम टिकने नहीं देते। और सवाल मेरा सर इसमें यह है कि फैसल अकरम साहब चार ओवर्स में 4 विकेटें उन्होंने ली हैं, तो क्या इनको, जैसे ये बात हो रही है, इन कोचेज़ से बचाना पड़ेगा? वो ये किन कोचेज़ की तरफ इशारा हो रहा है? देखें, बात ये है कि आप अब किस किस को बैठ के रोएंगे। हम अगर कोचेस की बात करते हैं, फॉरेन कोचेस को अगर हम लेके आते हैं, तो फॉरेन कोचेस को हम इतनी इनसिक्योरिटी में डाल देते हैं कि खुल के हम उनको भी डिसीजन नहीं लेने देते। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये डिसाइड कर लें कि हमारी टीम बनाता कौन है। हमारी टीम माइक हैसन और आगा सलमान बनाते हैं, हमारी टीम आकिब जावेद बनाते हैं, या हमारी टीम आमिर मीर बनाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का तो ना तो मुझे कहीं रोल नजर आता है, ना सिलेक्शन कमेटी खुद मुझे आगे नजर आती है। आमिर मीर साहब जो कि मोहसिन नकवी साहब की केयर टेकर गवर्नमेंट में उनके एडवाइजर थे या कोई मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे आई गेस। जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी बने तो वही आमिर मीर साहब एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी बन गए। अब आमिर मीर साहब को शायद जिंदगी में कभी गुल्ली डंडे और बैट में भी शायद फर्क ना पता चला हो, कभी मुझे नहीं पता उन्होंने घंटा 2 घंटे ग्राउंड में भी गुजारे हैं या नहीं गुजारे, लेकिन वो एडवाइजर टू चेयरमैन बन जी गए जी। हैं। वो आके ऑन एंड ऑफ टीम अनाउंस कर रहे होते हैं और पूरी कौम को ऐसे बता रहे होते हैं, उंगली लहरा लहरा के, कि बाबर और रिजवान की इस वजह से जगह नहीं बनती, उसकी इस वजह से जगह नहीं बनती। तो मुझे ये बात बताएं कि जब एक ऐसे बंदे ने ही आगे टीम अनाउंस करनी है, तो फिर सिलेक्शन कमेटी क्या इधर यहाँ पे तनख्वाहें लेने के लिए बैठी हुई है? और मुझे तो यही लगता है कि वो तनख्वाहें लेने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनमें से कोई ना फ्रंट पे आता है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना हमें कोई पीएसएल के मैचेस देखता हुआ नजर आता है, ना डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास की कोई गेम देखता हुआ नजर आता है। वो मेरे ख्याल में कैमरों से हट के छुपने की कोशिश करते हैं कि जितना हम छुपे रहें उतना अच्छा है। जितना सामने आएंगे, हमारे बारे में बात होगी, हमारे बारे में सवाल होगा और शायद हमारी नौकरी खतरे में पड़े। तो ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये सब खुद भी कंफ्यूज हैं। इन सब के पास खुद भी इनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब आकिब जावेद साहब को अगर आप देखें, T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने कहा कि जी अगर टीम की परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। फिर T20 वर्ल्ड कप में जब टीम का बुरा हशर हुआ, उसके बाद कहते हैं कि जी वो कप्तान और ये और वो और वगैरह वगैरह। फिर कहने का मकसद ये है कि जब आप जिम्मेदारी ले नहीं सकते तो आप ओहदे क्यों लेते हैं? तनख्वाह एंजॉय करने के लिए। और जब जिम्मेदारी ले नहीं सकते तो पहले बढ़ के क्यों मारते हैं? मेरे ख्याल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करेंगे, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इज्जत नहीं देंगे, हम इसी तरह से रोते रहेंगे। हमने सिर्फ एक प्लेयर है डोमेस्टिक का जिसको इज्जत दी, साहबजादा फरहान, उसने हमें डिलीवर करके दिया। हमने क्यों कामरान गुलाम को परफॉर्मेंसेस के बावजूद बाहर किया? हमने क्यों सुफियान मुकीम को परफॉर्मेंसेस के बावजूद बाहर किया? जब हम सही। जो दामाद एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनको, सॉरी, सुसर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं दामाद, उनको जब तक हम प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के प्लेयर्स के साथ ज्यादती करते रहेंगे तो फिर सर हमारी। सर बड़ा एहतराम वाला रिश्ता होता है ना सर, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है। आप क्यों ऐसे करते हैं सर? क्या कह रहे हैं? बड़ा एहतराम वाला रिश्ता होता है सर, उस रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है सर। उस ये ससुर और दामाद का एहतराम वाला रिश्ता है, तो इस मुल्क की कोई एहतराम नहीं है, इस मुल्क की कोई इज्जत नहीं है, इस मुल्क की जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है वो कोई कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब अपना जो है वो यही फैमिली फैमिली खेलते रहेंगे या दामाद ससुर खेलते रहेंगे। मैंने तो वो पहले भी एक बात की थी ना कि जिसको दामाद ससुर का खेल खेलने का शौक है, अपनी ससुराल प्रीमियर लीग कराएं, खुद मेंटोर लगे और अपने दामादों को खिलाएं। पाकिस्तान की जान छोड़ दें, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो ना करें ना। इस मुल्क की एक क्रिकेट की हिस्ट्री है, इस मुल्क के प्लेयर्स की पूरी दुनिया इज्जत करती रही है, इस मुल्क के प्लेयर से दुनिया डरती रही है। आज आप जनाब जब मैदान में उतरते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं और लोग आंखें बंद करके कहते हैं कि 4 मैच हैं इंडिया के साथ या 8 मैच हैं, पाकिस्तान जीतने के काबिल नहीं है। और आप फिर अपनी हरकतों से साबित भी करते हैं कि बिल्कुल आप बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हैं। और मुझे ये इस बात की हैरत होती है और अफसोस होता है कि इन प्लेयर्स को शर्म नहीं आती बार बार हार हार के और एम्बेरसमेंट फेस कर करके। हम, मुझे, आपको, हम सबको पिछले 2-3 सालों में टीवी पे बैठ के सेम बात करते हुए, सेम फेलियर्स गिनवाते हुए एम्बेरसमेंट हो रही होती है। और खासतौर पे जब इंडियन मीडिया को फेस करना पड़ता है तो वहां जाके हमारे पास कोई बात नहीं होती या कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसमें हम अपनी टीम को डिफेंड कर सकें या ये कह सकें कि हमारी टीम आपकी टीम को हरा सकती है। बस आप यही कह दिया कहते हैं कि हम दामाद ससुर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं सर, उस रिश्ते की इज्जत का हमने ख्याल रखना है सर। पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़े सर, साहब ने क्या हाल कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का।
जी मुश्तबा हसन साहब, अब डिबेट बहुत ही आगे चली गई है, मामला ना बहुत बहुत आगे निकलता जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को आ रहा है लेकिन बात भारत तक चली गई है। सर क्यों हम जो लड़के हमारे पास परफॉर्मेंसेस देते हैं, जैसे बहुत सारे लड़कों का नाम लिया, सुफियान का नाम लिया, फिर कामरान गुलाम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हमें उसकी ज़रूरत भी है मिडिल ऑर्डर में, उसके साथ भी उसको भी हम मुसलसल हमने चांसेस नहीं दिए हैं, फिर और बहुत सारे नाम हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं सर इन लड़कों के साथ? आपने नाम लिया फैसल अकरम का, इसके अलावा सुफियान मकीम, बिल्कुल तीसरा स्पिनर जो मोमिन कमर है, बिल्कुल। ये तब तक टीम में नहीं आएंगे जब तक शादाब खान जो है ना, उस क्लैन मुश्ताक कहेंगे कि यार अब इसकी बॉलिंग ख़त्म होगी। जब तक वो नंबर 1 के नज़दीक ऑलराउंडर है, नंबर 1 स्पिनर है, ये मैं कह रहा हूँ सुफियान मकीम या कोई भी बॉलर हो, 10 मैच में लगातार 5-5 विकेट लेते रहे ना, तब भी वो बॉलिंग नहीं उस तरह नहीं बन सकते जिस तरह शादाब खान बने। उसके लिए उनको पहले किसी का दामाद ससुर बनना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो टीम में इस तरह क्राइटेरिया चेंज कर दिया, क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। बिल्कुल जी, शाहीन शाह अफरीदी को देख सर ये क्राइटेरिया जो है ना, ये आप बड़ा पेचीदा सा मामला आपने शुरू कर दिया, मैं प्रोग्राम में क्लोज कर देता हूँ। बात इस तरह शाहीन अफरीदी को देख लें, कप्तानी खतरे में थी। अभी जो बॉल टेम्परिंग का केस है फ़खर जमान पे, सिर्फ फ़खर जमान को बुलाया गया, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस से पूछा भी नहीं गया कि आप सामने खड़े थे, क्या हुआ? सामने खड़े थे, आपने क्यों, आप सीनियर थे, कोई बात हुई, क्या हुआ, आपने उसको क्या मशवरा दिया, क्या आपने मशवरा दिया नहीं दिया, उसने मशवरा लिया नहीं लिया, ये सवाल हो सकते थे ना। बहुत शुक्रिया मुश्तबा हसन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे सदीकी, आप तमाम तीनों दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फिर पिंडी को शिकस्त हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।